एक खूबसूरत जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। उस जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी, जिसका एक अपना केले का बाग था। उसका केले का बाग बहुत अच्छा था। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे कालू कौवे, तुम अचानक मेरे घर पर, कोई काम है क्या? हाँ हाँ टूनी चिड़िया, आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो, मुझसे क्या बात करनी है? मैं ये कह रहा था कि जो तुम्हारा केले का बाग है वह बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा था कि उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जल्द ही बारिश हो जाएगी, इसलिए तुम थोड़ा दिन रुक जाओ, क्योंकि बरसात में मेरा फसल ज्यादा नुकसान होता है। एक बार बारिश हो जाए, फिर देखती हूँ कि कितना फसल बचता है, उसी हिसाब से मैं तुमको फसल दे दूंगी। अच्छा टूनी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब भी फसल देना है दे देना। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर पर आ जाता है और आकर सोचने लगता है। ये टूनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा चालाक है। उसने बहाना बनाकर मुझे अपना फसल देने से इनकार कर दी। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो मैं उस टूनी चिड़िया का कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि उसका हर काम बिगाड़ूंगा। ऐसा ही कालू कौवा टूनी के बारे में गलत सोच रहा था। वह उसकी नीयत पर शक कर रहा था। जंगल में बारिश होने ही वाली थी, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका था। इसलिए जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा होते हैं। तभी तोता बोलता है। अरे पक्षियों, जल्दी चलो, हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है और उसके बाद हमारा घर मजबूत भी करना है। हाँ पक्षियों, हमें एक काम जल्दी करना है, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। कालू भैया, इस बार आप भी हमारे साथ चलिए। अरे नहीं पक्षियों, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा घर जैसा है वैसा ही ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा कालू भैया, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, पर हम सब लकड़ियां जमा करने जा रहे हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी कालू कौवा को छोड़कर लकड़ियां लाने चले जाते हैं। फिर सभी पक्षी लकड़ी लाकर अपने घर के सामने रख लेते हैं। फिर बहुत रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर पर बैठकर सोचता है। अरे नहीं, मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए था। मुझे लकड़ियां लाने जाना था। मेरा घर बहुत कमजोर है। इस बार बारिश में यह नहीं टिकेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करता हूं, टूनी चिड़िया की लकड़ियां कहीं छुपा देता हूं और फिर बाद में अपना घर मजबूत कर लूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर रात में कालू कौवा टूनी चिड़िया की लकड़ियां लाकर उसे छुपा देता है। जब सुबह टूनी चिड़िया उठती है तो उसकी लकड़ियां गायब थी। यह देखकर वह बोलती है। अरे पक्षियों, मेरी लकड़ियाँ कौन ले गया? मैंने इतनी मेहनत से कल जमा की थी। पता नहीं टूनी चिड़िया, पर हमारी लकड़ियां हम कल जैसे रखा था वैसे ही पड़ी है। टूनी, मुझे तो लगता है तुम्हारी लकड़ियाँ कोई चुरा कर ले गया है। फिर टूनी की नजर कौवे की घोंसले की तरफ पड़ती है। तब वह देखती है कि वहां लकड़ियां रखी हुई है। यह देखकर सभी वहां जाते हैं और फिर टूनी बोलती है। अरे कालू कौवे, तुम तो कल हमारे साथ लकड़ियाँ लाने नहीं गए थे, फिर ये लकड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हाँ सच बोलो कालू कौवा, क्योंकि कल रात टूनी चिड़िया की लकड़ियां चोरी हो गई। तो आप सब क्या समझ रहे हैं मुझे? क्या टूनी की लकड़ियां मैंने चुराया है? टूनी की लकड़ियां कहाँ है वह टूनी ही जाने। मैं तो ये लकड़ियां जंगल से लाया हूँ। अरे कालू भैया, हमने तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अच्छा पक्षियों, अब आप सब अपना घर बनाइए, मैं लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने जंगल चली जाती है। वह पूरे जंगल में लकड़ियां ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी लकड़ियां नहीं मिलती। फिर वह निराश होकर एक जगह बैठ जाती है। अरे ना जाने ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे पूरे जंगल में कहीं लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। अब क्या होगा मेरा?
लगता है इस बार बारिश वैसे ही गुजारनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सभी पक्षियां अपने अपने घर को मजबूत कर नया कर लिया है। बस टूनी चिड़िया का घर बच जाता है। फिर तेज बारिश आती है और टूनी चिड़िया की छत उड़ जाती है। फिर टूनी चिड़िया बारिश में भीगने के कारण कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अरे कालू भैया, जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती तुम मुझे अपने घर पर रख लो, क्योंकि मेरे घर की छत उड़ गई है और मुझे लकड़ियां नहीं मिली हैं। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। तुमने तो भी मुझे अपने केले की फसल नहीं दी थी। जब तुम मेरे काम नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारे काम क्यों आऊं? पर कालू भैया, मैंने तुम्हें कब मना किया अपने केले की फसल देने के लिए? अरे टूनी चिड़िया, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर टूनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने केले के बगीचे में आ जाती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। अरे वाह, मेरे केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े और मजबूत हैं। क्यों ना मैं इसे अपने घर की छत पर रख दूं, ताकि मेरे घर के अंदर बारिश का पानी ना आए। फिर टूनी चिड़िया कुछ केले के पत्ते लेकर अपने घर पर आ जाती है और उसे अपने छत पर रख देती है। अब टूनी के घर के अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा था और वह आराम से रहने लगती है। दूसरी तरफ से कालू कौवा टूनी चिड़िया को देखता है कि वह किस तरह रह रही है। अरे मैं टूनी चिड़िया के साथ कोई गलत तो नहीं किया, मैं उसके बारे में गलत सोच तो नहीं रहा हूँ। मुझे वह केले के फसल देने से कभी मना किया ही नहीं। मैं ही उसके बारे गलत सोच रहा हूँ और मैं उसके साथ खुद गलत कर रहा हूँ। अब मुझे टूनी चिड़िया के पास जाना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे अपना घर पर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे बारे बहुत गलत सोच रहा था। जो तुमने किया ही नहीं, मैं तुम्हें उसकी सजा दे रहा था। टूनी, मैंने ही गुस्से में आकर तुम्हारी लकड़ियां चुराई थी। अच्छा हुआ कालू भैया कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। हमें खुद से किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे माफ करो और मेरे साथ मेरा घर चलो। अरे कालू भैया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैंने मेरे छत पर केले के पत्ते डाल लिए हैं, जिससे पानी अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है टूनी चिड़िया, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यही तुम्हारे साथ रहता हूँ। अरे हाँ कालू कौवे, ये तो और भी अच्छा है। इस बारिश में मुझे तुम्हारा साथ मिल जाएगा। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया उस केले के पत्ते वाले घर में रह जाते हैं और इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। वह एक नंबर का आलसी और कामचोर था। वह हर वक्त अपने घर पर पड़ा रहता था। वह कभी कोई काम करने नहीं जाता, जिससे उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत तंग रहती। एक दिन कौवा सोया होता है, तभी गौरी उससे कहती है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूं। जाओ और कोई काम काज कर लो। क्या काम काज करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि कोई तुम्हें काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर गौरी कौवी अपने पति के लिए काम ढूंढने घर से निकल जाती है। तभी उसकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होती है। चिड़िया बहन, वह हर वक्त सोया रहता है। मैं जब भी उसे काम करने के लिए कहती हूँ तो वह कहते हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। आप कबूतर के पास चले जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा आशा है कि कबूतर आपके पति को काम पर रख लेंगे। फिर गौरी कौवी कबूतर की होटल पर चली जाती है और अपने पति के लिए काम मांगती है। देख लो गौरी, अगर तुम्हारा पति काम अच्छी तरीके से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा? क्यों नहीं करेगा, मैं कल ही उसे काम पर भेज दूंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से खुशी खुशी घर चली जाती है। कालू जी, मुझे आपके लिए कबूतर के होटल में काम मिल गया।
आप कल से वहाँ काम करने चले जाएंगे। तो क्या अब मैं झूठे चाय का बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने में क्या शर्म। कल से काम पर जाएं और फिर दूसरा काम मिले तो उसे करना। फिर अगले दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर तुम काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, अब काम बताओ। सामने बर्तन पड़ा है, जाओ जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने कि काम कैसे किया जाता है। वह एक बार कबूतर को देखता और फिर गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कबूतर मुझे खुद यहाँ से निकाल दे। ऐसा कहने के बाद कौवा 2 नए कप तोड़ देता है। कप तोड़ता देखकर कबूतर वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए, अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो मैं तुम्हारी अकड़ निकाल देता। मैं तुम्हारे जैसा आवारा का मुंह नहीं लगता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गया था। जाओ यहाँ से और कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वह कुछ बोले बिना जल्द ही वहाँ से घर वापस आ जाता है। ये क्या काम है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम घर आ गए हो। उसने मुझे काम से निकाल दिया। 2 कप क्या टूटे, वह मुझे बातें ही सुनाने जा रहा था। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं भी अपने भाई के पास चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी मिट्ठू तोता से बात करती है। मिट्ठू का आमों का बाग था। मिट्ठू भाई, मेरे पति को अपने आम के बाग में रख ले, चाहे सैलरी थोड़ी कम ही दे लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, अब वह दिल लगाकर काम करेगा, मैंने उसे समझा दिया है। फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। फिर गौरी कौवी यह सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस आ जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिट्ठू से बात कर ली है। तुम्हें तो हर समय मेरे ही काम की चिंता लगी रहती है। मैं क्या काम करूंगा मिट्ठू के आम के बाग में? आप काम पर जाओ, मिट्ठू आपको सब समझा देगा। कालू कौवा जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर वह घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वह सोचता है कि ऐसा क्या करे कि मिट्ठू उसे काम से निकाल दे। फिर कौवा मिट्ठू के बाग में पहुंच जाता है। मिट्ठू जी, आप मुझे बताएं क्या काम करना है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है। आप काम बताइए, बातें छोड़िए। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा मत जाना। काम बताकर मिट्ठू वहां से चला जाता है। मैं क्या करूं जो मिट्ठू मुझे यहाँ से भगा दे? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर मैं ऐसा करूं तो मिट्ठू मुझे आज ही काम से निकाल देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में भर लेता है। हा, मिट्ठू के बच्चे, मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू कच्चे आम से भरे टोकरी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पागल कौवे, ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कच्चे आम तोड़ लिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जा मेरी बाग से और फिर मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपने नौकर बना रहे हो। ऐसा कहने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब गौरी कौवी बहुत तंग हो गई थी। करती भी तो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने भाई के पास चली जाती है। गौरी बहन, सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता।
मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। बोलो ओ कालू, अगर काम काज नहीं करना है तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और वे मुझे काम से निकाल देते हैं। ठीक है गोरी बहन, तुम मेरे घर पर ही रहो और कालू तुम मेरे साथ मेरे दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करो। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवा को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं और गोरी का भाई वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? हाँ हाँ, इस दुकान का मालिक मैं ही हूँ। तो फिर आप मुझे 2-2 किलो चावल और चीनी दे दीजिए। फिर कालू कौवा उसे थैले में भरकर सामान दे देता है। मेरा घर पास ही में है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। तुम कितनी सुंदर कौवी हो, कितनी मीठी बातें करती हो। मेरे पास अभी सामान के पैसे नहीं है, फिर मैं कभी आपको पैसे दे दूंगी। कौन कमबख्त तुमसे पैसा मांग रहा है? तुम जो इतनी मीठी बोलती हो ये पैसे से कम नहीं है। फिर वह कौवी सामान लेकर वहां से चली जाती है। जब शाम को गोरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। फिर गोरी का भाई डंडा उठाकर उसे मार मार कर भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे दूंगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गोरी अपने भाई के पास रह जाती है और कालू कौवा मार खाकर वहां से चला जाता है। कालू गोरी एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें थोड़े ही पैसे मिल पाते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गोरी जी, मेरी तनख्वाह से तो जेब भी नहीं भरती। जैसे ही कमा कर लाता हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें कैसे मिल जाती है। मेरी तो आधी उम्र निकल गई, परंतु कोई भी जादुई चीज नहीं मिली। गोरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ कहानियाँ और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गोरी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वही पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। कौवो, लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी तो ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गोरी, मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यही बैठे ऐसे बातें करते हो, तो मुझसे आप लोगों की गरीबी नहीं देखी गई। अब आप दोनों जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। गोरी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर हमारे पास घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गोरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक घर चाहिए और वो घर ऐसा होना चाहिए कि इस जंगल में उस तरह का घर किसी का भी ना हो। ठीक है गोरी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपको बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। गोरी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी और पक्षी को उस पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो उस पेड़ से हमसे भी बड़ा घर मांग लेंगे। फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह आप दोनों को यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है।
तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गौरी, मैं आपकी ये इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने से भरा सिक्का गौरी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। हाँ गौरी, अब तो मैं सारा दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोचती हूँ कि मुझे पेड़ से ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गौरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गौरी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। अब मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया तो वो भी हमारे तरह अमीर बन जाएगा, फिर हमारे इस जंगल में क्या ही वैल्यू रह जाएगी। नहीं गौरी जी, ये तो गलत बात है। दोबारा आने वाले समय में हमें फिर से उस पेड़ की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे ना काटना चाहें। लेकिन गौरी कौवी कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है। ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आई हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, अब मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गौरी कभी, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की है। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो मैं आपको काटने आई हूँ। गौरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है। गौरी कभी, मुझे ना काटो, मैं भविष्य में तुम्हारा काम आ सकता हूँ। कृपया करके मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गौरी कौवी उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है। अब हुआ ना काम तमाम। इस जंगल में अब कोई भी दूसरा पक्षी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। इस तरह वह पेड़ को काटकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, अब मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए, फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गौरी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम अपने बेटे जग्गू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मा, मैं विदेश जाना नहीं चाहता, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो हम आपको दूर भेज रहे हैं, और जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ जग्गू बेटे, अब आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर कालू और गौरी ढेर सारे रुपए देकर जग्गू को विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। जग्गू, आज की पार्टी तो गजब थी, आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना जग्गू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे। बहुत रुपये खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों, आप पैसे की बातें ना किया करो। मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मा पापा से पैसे ले जाता है और उन्हें अपने अय्याशियों पर खर्च करता है। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपये को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में ऐसे ही पढ़ाई नहीं हो जाती, बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है।
गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है। हमसे तो ठीक से बातें भी नहीं की, बस पैसों के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है, वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा। अब देखना, कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी जग्गू को जंगल का सबसे बड़ा विद्वान बनाने की सोच रहे थे और इधर जग्गू अपने सारे पैसे अय्याशियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी जग्गू को पैसे देकर पहले के जितना गरीब हो गए थे और गौरी कवि का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने जग्गू को अपना खुद का घर बेचकर पैसे दे दिए। आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ जग्गू को और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कवि बबलू को फोन करती है। बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ, मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम? आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो मम्मा, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और यहाँ पर मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसा बोलकर गौरी का बेटा बबलू फोन काट देता है। गौरी कवि का तो रो रो कर बुरा हाल था और कालू उसे समझाते हुए कहता है, देख लिया गौरी, पेड़ के साथ नाइंसाफी करने का नतीजा। हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला गया और पेड़ की दी हुई दौलत भी खत्म हो गई। अब सारी जिंदगी ऐसे ही आपको अपाहिज बनकर गुजारनी पड़ेगी। हाँ कालू, अगर मैंने उस जादुई पेड़ को ना काटा होता तो आज मेरा ये बुरा हाल नहीं होता। हमें अपने ही किए की सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।